सो वेलकम टू फैज़ान ज़ाहिद्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो ये वेबिनार करने का जो मकसद है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को गाइड करना इस हवाले से कि अबाउट इंटरनेशनल एडमिशंस एंड स्कॉलरशिप्स इन चेक रिपब्लिक। आज हमारे साथ उसी हवाले से शाजिब भाई हमारे आज गेस्ट हैं, जो कि इस वक्त करंटली जो है वो चेक रिपब्लिक में जो है वो स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जो है इस बारे में गाइडेंस भी लेंगे और उनसे वो तमाम प्रोसेस भी मालूम करेंगे कि ये कैसे जो है वहाँ तक जो है वो एडमिशन लेकर स्टडी करने के लिए पहुँचे, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो विलिंग हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनकी भी जो है वो रहनुमाई हो सके। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए जो है वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। शादिब भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो शादिब भाई बिला ताख़ीर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को एक तो आप जो है वो फर्दर प्रोसीड करें और हमें ये बताएं कि चेक रिपब्लिक तक को ही आपने क्यों चूज़ किया फॉर योर स्टडी डेस्टिनेशन, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज़, और इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा फैज़ान, थैंक यू यार, आपने स्ट्रीम में लिया। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये है कि मैंने पहले इटली के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो इटली के अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, तो हमें भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। तो हमारा कह लो कि ऑलमोस्ट साल ज़ाया हो गया था ऑलमोस्ट। हमने प्रोटेस्ट भी किया था। कोई पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो ये स्ट्रीम देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं था, शबा था, राना फैज़ान था, हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ भी मतलब पहले यकीन दहानी करवा दी देंगे, फिर 5 से 10 जो है ना बच्चों को अपॉइंटमेंट्स दी और नहीं, उन्होंने फिर फारिग कर दिया, नया सेशन स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इटली में भी अप्लाई किया और उसके साथ फिर मैंने ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दिए, कहाँ पे फीसिस थोड़ी सी लो हैं और वीज़ा रेशो कहाँ पे जो है ना ज़्यादा बेहतर है। तो इटली का तो पता ही था। इटली के अंदर मेरिट स्कॉलरशिप भी लगी मुझे 4 यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है, उसमें अच्छी खासी अमाउंट थी। लेकिन मैंने चेक रिपब्लिक के अंदर भी अप्लाई कर दिया था और उसके अलावा मैं ऑप्शन देख रहा था कहाँ पे फ़ीस कम है। मोस्टली फिर नॉर्वे, फिनलैंड, इनको ऑप्शन में देखा था, इनकी वीज़ा रेशो अच्छी है, बट इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो तकरीबन आपको 9 to 8,000 यूरोस जो है ना पर एनम पड़ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ीस हो जाती है। तो उस सिलसिले में मैंने फिर चेक को देखा, इसके अंदर अप्लाई किया। यहाँ पे ईज़ी टू ईज़ी अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स हैं, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 750 चेक क्रोन्स, तो वो आपने पे करनी है। उसके बाद 15 to 20 डेज़ में ही आपको एडमिशन डिसीजन दे देते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द मास्टर्स। फॉर द बैचलर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके टेस्ट होते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और कईयों के टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। लाइक इटली में भी टोल्क होता है, आपको पता है, बैचलर्स के लिए। या फिर उनसे अब तो आइल्स उन्होंने ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया है ना। कुछ यूनिवर्सिटी जिस तरह मेसीना थी जो सबको दे देती थी एडमिशन, मार्शे थी वो भी दे देती थी, लेकिन उसमें भी आइल्स जो है ना उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो ये वाला सही। प्रोसेस है। और अच्छा उसके बाद फिर मैंने जी 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 जी, आप बताएं, आप बताएं। जी 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 जी। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक के अंदर जो है ना फिर यूनिवर्सिटी हमने सर्च करना शुरू की, जिसमें से CZU है, थॉमस पाटा है, ओस्ट्रावा है और ये मेज़ेरिक है। मेज़ेरिक सेकंड रैंक यूनिवर्सिटी है इधर चेक के अंदर और हाईली रेप्यूटेड है। इनकी अपने स्टूडेंट्स को जो है ना ये एडमिशन तो जल्दी देते ही हैं, उसके अलावा ये अपॉइंटमेंट भी लेके देते हैं। चेक का थोड़ा सा ना सीन थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है और उनको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटियाँ दिलवाती हैं रेजिम लिस्ट के थ्रू। उनकी एक लिस्ट है, उसके अंदर वो पूल में डाल देते हैं और फिर वो एक मंथ में 2 दफ़ा पूल उनका जो है ना वो ओपन होता है, उसके अंदर वो डाल देते हैं और फिर आपको एडमिशन्स मिलते हैं उसके। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक के अंदर, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर आप कंपेयर करें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, तो नो डाउट इनकी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ अगर कोई स्टडी के लिए आ रहा है, उसका पॉइंट क्लियर है कि मैंने स्टडी करना है, तो बहुत अच्छी है इधर स्टडीज़ जो है ना। इटली से बेटर है स्टडीज़। इटली में बहुत आसान है स्टडीज़, क्योंकि मैंने ऑनलाइन 1 साल जो है सफियंजा से पढ़ा है, तो मुझे पता है ना कि हालांकि वो उनकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड इनसे बेटर है, लेकिन ये है कि वो मतलब उनकी ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी है।
ये स्टूडेंट को इंगेज भी करते हैं, क्लास के अंदर इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और टीचिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ये ना 20 से ऊपर की क्लास नहीं रखते। ये अभी पिछले सेशन में, क्योंकि एशियंस आना शुरू हुए हैं, बांग्लादेशी, इंडियंस और पाकिस्तानी तो अभी भी बहुत कम कम्युनिटी है, तो ये आना शुरू हुए हैं तो क्लासेस की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और वो प्रोफेसर कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने 20 से अबव क्लास पढ़ाई है। तो वो इंगेज करते हैं स्टूडेंट को, एक्टिविटीज़ देते हैं ड्यूरिंग क्लास। ऑलमोस्ट कह लो कि कई दफ़ा तो कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ होती हैं ना, कि आपको दे देते हैं ऑनलाइन ही, जो पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे उसका क्विज ले लिया, आपको पेपर दे दिया, उसके अंदर आपको हेल्प आउट कर दिया कि केस स्टडी को किस तरह सॉल्व करना है, क्या चीज़ें। मीन टू से कि मतलब एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। हाँ, बर्डन भी बढ़ जाता है उस सेंस में। अगर देखो तो आप, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने की नीयत से नहीं आया, उसका फोकस मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस का, हमारा फोकस होता है कि हम जो है ना पैसे कमा लें, पाकिस्तान से वे आउट लेना चाहते हैं ना, तो उस सेंस में देखा जाए तो फिर उनके लिए टफ हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, वैसे आपको इस चीज़ की परमिशन होती है कि आप अपना एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जो है वो अपनी जॉब्स वगैरह वो कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं वो इस चीज़ को भी जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं कि एजुकेशन के साथ-साथ, स्टडीज़ के साथ-साथ वो जो है पार्ट टाइम जॉब्स को भी जो है वो टाइम दें। तो क्या ऐसा वहाँ पे अलाउ है या पॉसिबल है? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या और ऐसा करने से क्या आपकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? अच्छा, ये ना इधर यूनिवर्सिटीज़ का ना डिफरेंट सिनेरियो है। आपने ना कोर्स को सिलेक्ट करने होते हैं। अनलाइक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्सेज़ दे देती हैं कि आपने ये रखने ही रखने हैं। आपके ऊपर होता है कि आपने 20 क्रेडिट्स लाजमी क्लियर करने इन फर्स्ट सेमेस्टर, ताकि आपका स्टडी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना हो। वो आपने पास आउट करना होता है। तो आपको वैसे 30 को ही कहते हैं, लेकिन आप 40 टू 50 क्रेडिट्स ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो जो वर्क की बात आपने जो की है, तो हाँ अलाउ होता है। इधर ये है कि जो आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है ना, टेम्परेरी रेजिडेंस, उस पे फ्री एक्सेस टू लेबर मार्केट होती है। मीन टू से कि जिस तरह इटली या दूसरों में लीगली 22 आवर्स होते हैं ना, इधर बड़ी बड़ी कंपनीज आपको 20 आवर्स से ज़्यादा देती हैं, फुल टाइम भी ऑफर करती हैं आपको। इट डजेंट मैटर कि आप 22 घंटे या 20 घंटे ही काम करें, इससे ज़्यादा भी आपको अलाउ होता है। तो वो मैनेज की बात ये है कि अगर कोई अपने कोर्सेज इस तरीके से मैनेज करता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सारे कोर्सेज क्लियर करता है, बाकी 4 दिन फ्री हो जाता है, तो वो 4 दिन और जॉब्स कर ले। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे दूसरी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रेशो है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सारी बड़ी बड़ी हैं और उनको लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब्स जो है ना, वो एज़ कम्पेयर टू बहुत अच्छी है। और यही मेरा भी इसी वजह से मूव इन इधर होने का था कि क्योंकि यूरोपियन किसी भी कंट्री में देख लो, पाकिस्तानी इंडियन, हमें और जॉब्स ही मिलती हैं। जब तक 4 डिग्री नहीं मिलती, और डिग्री मोस्टली कंप्लीट नहीं होती मोस्टली स्टूडेंट से, कोई किस तरफ चला जाता है, कोई पुर्तगाल, कोई स्पेन, कोई कहाँ भाग जाता है, कोई रिलेटिव के पास चलता है। तो यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत अच्छी है कि आपको प्रोफेशनल जॉब्स, अभी तो कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं, उनको मैंने वेबसाइट्स दी थी, उन्होंने अप्लाई किया, तो उनको प्रोफेशनल जॉब जो है वो मिल गई है। अभी कल ही उनकी कंफर्मेशन आई है। तो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से जो है ना उनको ऑफ़र हो गई है। तो होपफुली उनका स्क्रूटनी प्रोसेस 1-2 असेसमेंट हो गई हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो वो भी जो है ना वो लग जाएंगे। हाँ, कह लो कि थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ मनी थोड़ा सा कम देते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो ना इधर के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर आपका यहाँ पे महीना 10,000 चेक क्रोन्स में गुजर रहा है ना, तो आपकी सैलरी 35 टू 40,000 जो स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो बिजनेस स्टूडेंट्स को मिल जाती है चेक क्रोन्स, इतनी मिलती है। तो वो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपये, 5 लाख बनते हैं। तो आपका अगर 1 लाख में, 1.5 लाख में गुजारा हो रहा है, तो बाकी आपकी सेविंग है, ग्रेट। क्योंकि अच्छा इधर चीज़ें सस्ती हैं काफ़ी। जी। इधर जी, चीज़ें जी। काफ़ी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे यूरोपियन नेशंस। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अप्लाई वगैरह करते हैं, तो उनका ये फ़ोकस होता है कि हम ऐसी जगह पे अप्लाई करें कि जहाँ पर हमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए और फुल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है? अगर हम बात करें जर्मनी की, नॉर्वे की और इन सब कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे तो ब्लॉग अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, एज़ वी हुँ। ऑल नो। और इटली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई ब्लॉग अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है? लेकिन तो उसकी मनी ट्रेल का इशू आता है ना, मेन जो इशू आता है उसका। मनी ट्रेल बहुत मुश्किल से बनती है उसकी, इटली की ना। डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है और इटली वीज़े नहीं देता। यस, मतलब कहने का मकसद ये है कि हर कंट्री की जो है ना इस तरह से अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि चेक रिपब्लिक के हवाले से
मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो क्या फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, या सेम ब्लॉक अकाउंट आपको शो कराना पड़ता है एज लाइक जर्मनी एंड नॉर्वे? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। इधर एक तो फर्स्ट के प्रोसेस बहुत इजी है, किसी को कहीं से मतलब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाती है। ना मिले तो कोर्स कोऑर्डिनेटर को आप ईमेल करते हो, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता है। और यहाँ पे फीसिस, मैं वो स्कॉलरशिप की तरफ आता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि यहाँ पे फीसिस नॉर्मली 3500 to 4000 यूरोज पर एनम है। तो कईयों की 1800 यूरो भी है, 2000 भी है, 2500 भी है। तो ये साल की फ़ीस है। तो फीस एक कम है, और दूसरी ये कि हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है। इधर 3 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं जो हम लोग अवेल कर सकते हैं एशियंस। एक सोशल स्कॉलरशिप है, एक अकोमोडेशन स्कॉलरशिप है, और एक यूनिवर्सिटी की कह लो कि न्यू कमर होती है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो इनकमिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसमें से हमें अकोमोडेशन के लिए हम अप्लाई कर देते हैं, वही लो इनकम वाला क्राइटेरिया होता है इधर। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वो ऑफ़र कर रही होती हैं। सोशल स्कॉलरशिप कोई कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती थी, लेकिन इस सेशन में उन्होंने वो क्लोज़ कर दी है क्योंकि इन्फ्लेशन यूरोप में काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को इतना नहीं दे सकते, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ चेक क्रोन्स जो है ना वो इशू करते थे कि हर बच्चे को देनी है उन्होंने वो। उसके अलावा एक न्यू कमर स्कॉलरशिप है, तो उसकी अमाउंट टू अमाउंट वो वेरी करती है। फुली फंडेड नहीं है इधर, फुली फंडेड सिर्फ इधर पीएचडी वालों के लिए है। बाकी मास्टर्स वालों के लिए आप फीस पे करते हैं, और साथ साथ आपको कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू अकोमोडेशन कुछ देते हैं। जैसे अगर आपकी 6000 या 5000 की अकोमोडेशन है, और उसके अंदर आपको तकरीबन 4000 दे देंगे या फिर 3500 दे देंगे, तो वो बाकी के आपको खुद जो है ना वो पे करने होंगे। और ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है कौन सी नहीं दे रही। अब मेरी यूनिवर्सिटी है वो देती है, तो उन्होंने अकोमोडेशन देते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत थोड़ी अमाउंट है। सोशल मिला करती थी, वो इस सेशन में क्लोज होगी। हाँ, न्यू कमर है वो आपको मिलती है 1 लाख चेक क्रोन, ऑलमोस्ट वो 4000 यूरोज होती है। तो आपकी एक साल की फ़ीस होती है 3500 यूरोज, मेरे डिपार्टमेंट की, और दूसरे डिपार्टमेंट्स की है 3000। तो मुझे तो ये स्कॉलरशिप मिली थी न्यू कमर वाली, तो ये मुझे तो मिली है, तो इस वजह से मैंने फ़ीस तो पे की थी लेकिन कर दी। और रही बात ब्लॉक अकाउंट की, तो वो ब्लॉक अकाउंट वाले इधर कोई सीन नहीं है। आपके 10 दिन पहले भी अपने अकाउंट में पैसे रखवा लें, ये वीज़ा दे देते हैं। ठीक हो गया। बस अच्छा। एक कंडीशन है, कंडीशन एक ओनली एक ये है कि स्टूडेंट का अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, और उसी अकाउंट का वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। मतलब ये आप एज एज लाइक दूसरे कंट्रीज में, जैसे हम, अगर आपके फादर का या आपके मदर का अगर स्पॉन्सर हैं तो उनका अकाउंट चल जाता है, लेकिन जहाँ पर आप कह रहे हैं कि चेक नहीं, हाँ, रिपब्लिक में आपका अपना अकाउंट नहीं, होना चाहिए। हाँ, अपना पर्सनल होना चाहिए। चाहे वो 18 साल का ही है तो अप्लाई होगा ना, उससे पहले होगा नहीं। तो ये मस्ट है उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। अगर हम एमबीबीएस की बात करें, तो इंजीनियरिंग और बाकी जो जनरल फील्ड्स हैं, उनमें तो खैर इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही होती फॉरेन में अप्लाई जब भी करते हैं। लेकिन एमबीबीएस का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे इटली के अंदर आईमेट टेस्ट लिया जाता है। तो चेक रिपब्लिक के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह अप्लाई करें, और उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए क्या एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है वहाँ पे, और वो किस मैं तरह जो है वो अवेल कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, मैं अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट एमबीबीएस करने चेक रिपब्लिक आ रहा है, वीज़ा तो ये बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इधर आए। फर्स्टली क्योंकि इधर फीसिस हमें पे करनी होती हैं, तो सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। और इधर उनके कोर्सेज सिर्फ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करवा रही। चार्ल्स यूनिवर्सिटी करवाती है, मैजेरिक करवाती है लॉन्ग टर्म कोर्सेज, लेकिन इनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो वो हमें मोर और लेस आप कह लो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के राउंड अबाउट, या फिर यूके के राउंड अबाउट मिल जाती हैं। तो अगर इतना पैसा लगाना है तो व्हाई नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आप उधर इजीली जा सकते हो। तो इधर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, क्राइटेरिया इनका भी वही टेस्ट वाला सीन है, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी ये जो है ना डिग्रीज़ वगैरह का जो वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि इधर स्टेप्स होते हैं। पहले आपको डिग्री को नोटिफिकेशन करवानी होती है हर स्टूडेंट के लिए, वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो भी एक ट्रिकी पार्ट है। वो अपॉइंटमेंट लेना भी रात के टाइम आपको मिडनाइट में करनी पड़ती है ईमेल्स इनको, तब जाके अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मेडिकल के लिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि अगर कोई आ रहा है तो इधर करे, क्योंकि स्कॉलरशिप उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है, तो और कॉस्टली बहुत ज़्यादा है मेडिकल, अगर एमबीबीएस की तरफ कोई आ रहा है तो। अच्छा। अच्छा, क्या आप जैसे हम कुछ कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि मास्टर्स एक तो कोर्स वर्क बेस्ड होती है, दूसरी होती है रिसर्च बेस्ड,
ठीक है। तो जो रिसर्च बेस्ड होती है उसमें तो हमें सुपरवाइज़र खुद फाइंड करना होता है मोस्टली। तो चेक रिपब्लिक में क्या जो है वो सिनेरियो है कि आपको कोर्स वर्क सिर्फ कोर्स वर्क बेस्ड ही मास्टर्स करवाई जाती है या रिसर्च वर्क भी है? और क्या नहीं नहीं। आपको सुपरवाइज़र के लिए खुद जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, सुपरवाइज़र को खुद फाइंड करना पड़ता है, या आप जस्ट सिंपली एज यू हैव टू अप्लाई? आप नहीं, आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है। इधर जो है ना सिर्फ मास्टर्स एक ही टाइप का होता है, रिसर्च वर्क वाला वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने थीसिस करवाना है। और ये सेकंड सेमेस्टर में आपसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, हर एक का नहीं कह रहा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपसे कहती हैं, एक लिस्ट दे देती हैं आपको कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, और उसका एक सुपरवाइज़र का नेम लिखा होता है। तो आप वो खुद चूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने थीसिस सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करवा देते हैं, सेकंड और थर्ड से। तो टॉपिक आपने सेकंड में चूज़ कर लेना होता है, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड में चूज़ करते हो टॉपिक, सुपरवाइज़र आप प्रपोजल जमा करवाते हो, थर्ड और फोर्थ में आपको करना होता है। तो इधर ना फाइनल स्टेट एग्जाम होता है जो कि आपका थीसिस डिफेंस होता है, तो उसके बगैर आपको डिग्री इशू नहीं होती, कि मतलब कोर्स बेस नहीं है, हर एक के अंदर रिसर्च आपको ने करनी लाजमी है। यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ में तो होता है ना कि एक टॉट होता है और एक रिसर्च होता है, एमएस टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इधर इस तरह का नहीं है। इधर एक ही मास्टर है और उसी के अंदर ही आपको मतलब कोर्स वर्क भी करवाएंगे और रिसर्च भी करवाएंगे। जी। अच्छा, अब बहुत सारी जो है वो क्वेश्चंस इस पर तो हमने खैर डिस्कस कर लिया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है वहाँ पे, और ये जो क्राइटेरिया वगैरह है। तो मेन चीज़ है कैसे जो है वो अप्लाई किया जाए, क्या-क्या स्टेप्स हैं, आप किन स्टेप से गुज़रे, आपने जो है वो किस तरह अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थे वहाँ पे, आपने कैसे फाइंड किया वेबसाइट्स, लिंक्स वगैरह? इस हवाले से काइंडली ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। अच्छा, फर्स्टली अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है, एक वेबसाइट है स्टडी इन चेक के नाम से। वहाँ पे आप कोर्स लिखते हैं अपना, जिस सिटी में डिज़ायर्ड सिटी में आ रहे हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, आपको जो है ना वो सारी मिल जाती हैं। लेकिन आपने वहाँ से अप्लाई नहीं करना, आपने वहाँ से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना और वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करना है। और बस 750 चेक रूम फीस है। जब मेरा टाइम था तो मुझे कहीं से पता चला था, मेरे दोस्त ने कहा था कि मैज़ारिक यूनिवर्सिटी है जो कि फ़ी आफ्टर वीज़ा लेती है आपसे, मतलब ट्यूशन फ़ी जो है वो आफ्टर वीज़ा लेती है। तो उस सेंस में मैंने एक में ही अप्लाई किया था, क्योंकि इटली से भी स्कॉलरशिप हो गई थी, तो मुझे ये था कि अगर उधर नहीं हुआ तो मुझे अपॉइंटमेंट उस बेस पे मिल ही जाएगी इटली से। तो लेकिन ये है कि फिर मैं उस तरफ नहीं गया, इधर आ गया। इटली वाली स्कॉलरशिप मैंने ख़त्म कर दी। तो ये है कि यहाँ पे आपने अप्लाई करना है पहले, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं नोस्टिफिकेशन। बेसिकली नोस्टिफिकेशन अगर इटली के हवाले से कोई जानता है तो आप कह लो कि वो डीओवी, जिस तरह डीओवी का अल्टरनेट है, इधर नोस्टिफिकेशन होती है वो। तो आपको नोस्टिफिकेशन चाहिए होती है, वो एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट नोस्टिफाई करवाने पड़ते हैं। वो एचईसी और मोफा वाला वो आप सबको पता है, आईपीसीसी मोफा वाला वो तो होता ही होता है। उसके बाद आपके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, क्या-क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपको शो कराने पड़ते हैं? जैसे हमारे पास इधर सीमिया, एसओसी वगैरह भी हमसे जो है वो लेते हैं, अगर हम इटली की अगर हम बात करें, इटली में अगर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है वो आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होते इधर हैं? का सिस्टम वो अच्छा ज़रा। है। अगर ना आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपसे जस्ट बैचलर्स की कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, जस्ट डिप्लोमा आपका नोस्टिफाई होना चाहिए एम्बेसी से, सुपर लीगलाइज होना चाहिए। और या फिर कुछ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा और साथ ट्रांसक्रिप्ट आपकी मांगती हैं, जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है जस्ट, उससे बैकवर्ड आपसे कुछ नहीं मांगते। जैसे अगर मास्टर्स में किया तो इंटर और मैट्रिक से आपसे आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे, ना आपको उनको लीगलाइज करवाना है। और अगर कोई बैचलर के लिए कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसको इंटर की करवानी पड़ेगी। आपने जब वो अप्लाई किया था तो आपका कोई टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह लिया गया था? नहीं, नहीं, हमसे मोटिवेशन डिग्री टू डिग्री ये वेरी करता है। हमारे डिग्री के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं थी एडमिशन टेस्ट की, तो मोटिवेशन लेटर लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग चाहिए था। तो वो मोटिवेशन लेटर जो है ना वो लिख के दिया, तो उस बेस पे मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन आईआर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 14 पेजेस का एक ऐसे होता है, वो लिखना होता है आपने, और उसको फिर डिफेंड करना होता है एडमिशन कमेटी के आगे। वो ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू लेते हैं आपसे। तो ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। अच्छा, अच्छा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली ज़हन में आता है, वो ये होता है कि वहाँ पे स्टडी करने के बाद क्या लाइफ़ है? मतलब बा हाँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हवाले से मीन्स कि अगर हम ये बात करें कि प्रोज़ एंड कॉन्स की अगर आप बारे में बता दें कि चेक रिपब्लिक में स्टडी करने के बाद या ड्यूरिंग द स्टडी
वो तमाम के तमाम प्रोज एंड कॉन्स जो कि आप समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए बिफोर दे अप्लाई फॉर चेक रिपब्लिक? अच्छा, ये प्रोस एंड कॉन्स, मुझे अभी तक कॉन्स तो इसके ज़्यादा नहीं मिले, प्रोज ही हैं अभी तक जितने भी हैं। क्योंकि आफ्टर डिग्री इधर की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। आपको मोस्टली अगर इधर से डिग्री कर रहे हो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाए। ये नहीं है कि आप मारा-मारी के लिए फिरते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इधर जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो मैनेजमेंट की फ़ील्ड की होती हैं, बिज़नेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट। इनकी तो आए दिन आई होती हैं आपको ना, और कंपनीज़ भी छोटी नहीं है। आईबीएम होगी, ओरेकल होगी, इन्फोसिस होगी, तो इस तरह की बड़ी कंपनीज़ जो है ना आपको जॉब्स ऑफ़र कर रही हो। एफएनजी होगी, ये बहुत बड़ी जायंट्स हैं, इधर आपको जॉब मिल जाती है। और सेकंड, आपने जो पूछा था कि मतलब किस चीज़ को इन्हें सोचना चाहिए आने से पहले। हाँ, जो आ रहा है ना अपने साथ कोशिश करे कि 6 मंथ तक का ना अपने अपने पास इतना बैलेंस रख के आए कि उनके पास इतना हो, क्योंकि इधर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको 1 महीना तकरीबन एडजस्ट होने में लग जाता है। तो तब तक आपके पास फंड्स हों तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, और जॉब्स में मोस्टली स्टूडेंट या तो रेस्टोरेंट जाते हैं, या फिर वो डिलीवरी वाले ऑप्शन में जाते हैं, या वेयर हाउस में जाते हैं। तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा पे ऑफ नहीं होता आपको, पे बैक इतना नहीं किया जाता आपको। हाँ, आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, अगर कोई सोचता है कि मैं वापस भेज दूँगा घर में, तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो यहाँ अच्छा। सेटलमेंट के अगर इंसान रह रहा है, यहाँ पे उसकी फैमिली अगर किसी तरीके से वो बुला लेता है, अगर कंपनी ऑफ़र करती है आपको वर्क परमिट, उसके बाद कंपनी से के थ्रू आप अपनी फैमिली बुला लेते हो, फिर तो आप इधर फैमिली अपनी सर्वाइव करवा लोगे। लेकिन अगर पीछे भेजते हो तो उस हिसाब से वो उतना नहीं होता। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इधर के हिसाब से अच्छा होगा, शाहाना होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप पाकिस्तान भेजो तो उससे वो ऑलमोस्ट कितने भेज दोगे, 1 लाख भेज दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख भेज दोगे। तो मतलब आपको जो रेज़िडेंस मिलती है, वो आप खुद जो है वो सर्च करके वहाँ पे अकोमोडेशन आप अपने लिए खुद सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको खुद फैसिलिटेट करती है? क्योंकि आपने बताया स्कॉलरशिप्स तो अवेलेबल है नहीं और आपको जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो खुद मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे। तो अकोमोडेशन के हवाले से क्या वो आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती है या वो आपको कहीं बाहर अरेंज करना पड़ता है? नहीं, यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना डॉर्म है, तो वो आपको डॉर्म ऑफ़र करते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन बुकिंग वाले यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बुकिंग कहती है, तो वो लिंक भी दे देती है और गाइडलाइन भी देती है इस तरह बुक करना है। तो आप उस टाइम पे जाके अपने डॉर्म्स जो है ना, जो आपका डिज़ायर्ड आप जिसमें जाना चाहते हो, क्योंकि हर डॉर्म का रेट अलग है, सिंगल रूम का अलग रेट है, डबल का अलग है, ट्रिपल का अलग है और फोर्थ वाले का अलग है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस हिसाब से वो बुक कर लें। और इधर इनके हमारी यूनिवर्सिटी का 8 डॉर्म्स हैं। इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो प्राग के अंदर हैं यूनिवर्सिटीज़, उनका भी यही सीन है कि वो आपको अलॉट कर देते हैं डॉर्म्स वगैरह, तो आप उधर जो है ना रह सकते हो। और अगर कोई आ रहा है तो वो कभी भी प्राइवेटली जाने का सोचे भी ना, वो यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स ले। यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में आपको 4500 टू 5000 तक आपको डॉर्म मिल जाता है चेक रूम्स के अंदर। तो या पर मंथ की पर बात कर मंथ, रहे हैं? पर मंथ, हाँ जी, पर मंथ इतना मिल जाता है। तो कुछ के सस्ता भी होता है, अगर 4 वाला लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 4000 में पड़ जाता है। तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि बाहर 8 से 9000 में मिल रहा होता है, तो वो ऑलमोस्ट डबल होता है आपका। और उसके अलावा उसके अंदर आपको बिजली के बिल अलग देने होते हैं, वाटर का अलग देना होता है, और कपड़े धोते हो उसका अलग देना होता है। तमाम बेहतरीन। और लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम क्राइटेरिया वहाँ पे क्या है? जैसे इटली के अंदर अगर हम बात करें तो ओरल जो है वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है एंड समटाइम्स रिटन भी जो है वो लिया जाता है। तो चेक रिपब्लिक के अंदर एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया क्या है और उसके हवाले से आपके जो है वो क्या सजेशंस हैं? अच्छा, मेन चीज़ ये है कि इधर ना प्रोफ़ेसर पे डिपेंड करता है सारी चीज़। कुछ प्रोफ़ेसर जो हैं जस्ट प्रोजेक्ट की लेते हैं एक, और एक प्रेज़ेंटेशन लेते हैं और आपको ग्रेड्स दे देते हैं। और मतलब कुछ सेम एज़ प्रोफ़े लाइक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हाँ, ऐसा ही दूसरे है? यूरोपियन कंट्रीज़, हाँ, कुछ में ओरल लेते हैं, कुछ के अंदर मिड लेते हैं या फाइनल लेते हैं। वो हर प्रोफ़ेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वो इनका क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट स्ट्रीम में आता है, कोई ऐसा नहीं। वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह प्रोफ़ेसर चाहेगा उस तरीके से। और एग्ज़ाम अच्छा। छोटे होते हैं, यहाँ पे बता दें इटली की तरह इधर भी 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई रिटन एग्ज़ाम ले रहा है ना, तो वो मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। तो वो आधे घंटे का एमसीक्यू बेस्ड होता है, 10 से 15 एमसीक्यूज़ होते हैं। और उसके बाद आपने अगर उसमें 60, इधर क्राइटेरिया ये है कि 60 मार्क्स वाला पास होता है 100। कोर्स। हुँ, हुँ। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर आता होगा, आप ज़ाहिर है उस चीज़ को आप फेस करते होंगे वहाँ पे?
वो तो ज़ाहिर-सी बात है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, लेकिन ये है कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है ना, उनको इंग्लिश आती है। तो वो आपसे अच्छा। अच्छी तरह बात करते हैं, किसी भी शॉप में चले जाओ उनको इंग्लिश ईज़िली आती है। वो आपको कम्युनिकेट करते हैं और अच्छे लोग हैं। यहाँ के हाँ, जो थोड़े एज्ड लोग हैं, ओल्ड हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये है कि बात फिर भी आप समझ जाते हैं उनकी ना, क्योंकि ज़्यादा आपका उनसे पाला पड़ता ही नहीं है। मोस्टली ट्रैम्स में आपने सीट्स वगैरह के लिए वो आते हैं, उठते हो, उस तरीके से। हाँ, लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और मेन चीज़ ये है कि ये 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते। दूसरे कंट्रीज़ में होता है ना ऊपर-नीचे हो जाए, तो अगर आपने अपॉइंटमेंट लिए या कुछ भी किया, अगर 1 सेकंड ऊपर हुआ है ना, तो वो उससे ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। तो स्ट्रिक्ट उस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। ज़ाहिर है आप अभी जो है मसरूफ़ भी होंगे और उसके बावजूद भी आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क जो है वो स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे होते जी। हैं। तो इसके अलावा कुछ आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहें उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आउट ऑफ द कंट्री जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं, इस तमाम के अलावा जो आप समझते हैं कि ये चीज़ आपको जो है वो सजेस्ट करनी चाहिए इन जनरल वे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरनेशनली स्टडीज़ करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पर बाहर जाना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप जी, सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, अभी के लिए थोड़ा-सा मैं टाइम लूँगा इसके अंदर। अभी के लिए जी, अगर जी। किसी ने सिर्फ स्टडी की टर्म्स में आना चाह रहा है, तो वो डेफ़िनेटली चेक रिपब्लिक को देखें। अभी तक ये वीज़े दे रहे हैं, बाद में इनका भी दूसरे कंट्रीज़ की तरह क्राइटेरिया चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ लाज़मी देखें, हर बंदा ज़ाहिर-सी बात है कमाने आता है, लेकिन ये है कि ज़हन में ये रखें कि आप 3rd या 4th सेमेस्टर में इधर आपको जॉब मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। हॉट जॉब भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाती हैं, पहले महीने में भी मिल जाएँगी। लेकिन इस नियत से आके भागना, उससे ये कि एक कंट्री का नाम खराब होता है। यहाँ पे 3-4 लड़कों ने कोशिश की है जाने की, हमने उनको मोटिवेट किया है कि यार ना जाओ, मेन चीज़ कंट्री का नाम खराब आ रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो चले जाते हैं। तो वो इस वजह से मसला आता है। तो जो भी कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में आ रहा है, वो पहले डिग्री कंप्लीट करने की सोचे। जब तक डिग्री इधर की नहीं है, आप जॉब के लिए कैसे प्रोफेशनल जॉब के लिए जा सकते हैं? हाँ, आप ट्राई करते रहें, वो अल्लाह ने अगर रिज़्क लिखा है तो आपको पहले भी मिल सकता है। लेकिन ये है कि वो आप हम कहते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट आके और इधर आके हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता इधर, क्योंकि सीन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। कमाई आपकी हो जाती है, इटली में चले जाओ, जर्मनी में कहीं पे भी चले जाओ, हॉट जॉब्स के थ्रू तो आपको पैसा निकाल ही लेते हो। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 6 घंटे काम करना चाह रहे हो, 8 करना चाह रहे हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपको जो आसान सलवाज़े रगड़ा जिसको कहते हैं, वो लगना ही लगना है आपको, कोई भी बच्चा आ रहा है। और स्कॉलरशिप के लिए जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैंने जो देखी है, मैंने टेक में भी मुझे मिली है, उधर इटली के अंदर भी मुझे 3-4 से मिली है। मेन चीज़ आपकी मोटिवेशन लेटर के ऊपर डिपेंड करती है। आपने अपनी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। मोस्टली लोग प्लेजराइज़्ड उठा लेते हैं, उस पे टाइम नहीं देते, नेट से उठा लिया, कोई कहाँ से उठा लिया, आधा-आधा हिस्सा करके उसको जोड़ के और एक मोटिवेशन लेटर बना के कर दिया। उस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आपकी स्कॉलरशिप की इवैल्यूएशन होती है। मेन चीज़ मोटिवेशन लेटर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपके सीजीपीए मैटर करता है। यस। हाँ, तो इसलिए हमेशा मोटिवेशन लेटर पे काम करें। मैंने जब अपना मोटिवेशन लेटर एक दफ़े बनाया था, तो मैंने उसके ऊपर तकरीबन 2 से ढाई दिन दिए लगाए थे। उसको करवा के क्रॉस वेरीफ़ाई किया था, चेक करवाया था, ठीक है, और मतलब सिस्टर ने पीएचडी की, उनको दिखाया। फिर मैंने मेरे मामू जो हैं वो उधर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में होते हैं, वैसे उनको चेक करवाया। जब उन्होंने अप्रूव किया तब किया। हम इधर ही बैठे हैं, आप फैज़ान भाई से नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, या किसी और सीनियर से, अपने जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे आप चेक करवा लीजिएगा ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ना स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उन्होंने आपकी वो देखना होता है कि मोटिवेशन, ये बच्चा वाक़ई ही कैपेबल है कि नहीं। और ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। मोस्टली हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस पे गौर नहीं करते। वो आप लोग लाज़मी करें। कोई भी एक मिलती है आपको, मोस्टली जो है ना आंसर्स भी मिल जाते हैं। मैं ये ना एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे तो आपको पढ़ के करनी चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप कोई भी सर्टिफ़िकेशन देखें ना, उसके ऑलरेडी आंसर्स अवेलेबल होते हैं। आप 1-2 आंसर वो सर्टिफ़िकेशन लेके उसको सीवी में आप ऐड कर सकते हैं। कोर्सेरा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि पेड कोर्सेज़ होते हैं। वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हैं, वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना एक फाइनेंशियल एड की ऑप्शन होती है। वहाँ पे जाके आपने मोटिव शो करना है कि मेरी ईयरली इनकम, वो पूछते हैं, आपने कहना है कि मेरी $50 है या $60 है, और और जो है ना नीचे बॉक्स के अंदर लिखना होता है कि मुझे जो है ना एड चाहिए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का।
तो आपने वो करना है तो वो आपको 14 दिनों के बाद रिस्पॉन्स करते हैं और आपकी वो सर्टिफिकेशन फ्री कर देते हैं। तो आप वो वहाँ से पढ़ें, उसको पास करें और आपको सर्टिफिकेशन जो है ना वो मिल जाएगी। साथ उस यूनिवर्सिटी का भी नेम होगा जो वो ऑफ़र कर रही है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज उधर अवेलेबल हैं, एमआईटी के, मैसाचुसेट्स के जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी उसके अवेलेबल हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं। तो आप वहाँ से वो लें, वो आपकी सीवी में ऐड होंगे तो आपको जो है ना चांसेस हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे अगर किसी ने स्पोर्ट्स खेली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके अंदर उसको फुटबॉल, क्रिकेट का कोई भी सर्टिफिकेट मिला है ना, जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें ये चीज़ें लाजमी ऐड करें। ये यूरोपियन इस चीज़ को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इसके 25 मार्क्स एक्स्ट्रा जो दूसरे स्टूडेंट्स ने शायद नहीं किए। इन टर्म्स जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने ये सारी चीज़ें लगाई थी। अगर आपने कोई सेमिनार यूनिवर्सिटी में अरेंज करवाया या आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो चीज़ लाजमी आप अपनी फाइल के साथ जो है ना वो लगाएं। तो इन चीज़ों से स्कॉलरशिप के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर बंदा मोटिवेशन भी लिखता है, उसके साथ एक्स्ट्रा ये आपकी कोई सर्टिफिकेशन और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या आपकी प्रोफाइल नीचे से उठाकर थोड़ा ऊपर ले जाती हैं कि इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो इस वजह से वो फिर जहाँ पे आप 10 में आ रहे हो तो वो आप टॉप 5 में आ जाते हो, 3 में आ जाते हो, क्योंकि प्रोफाइल्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं। सीजीपीए भी बच्चों का आ ही जाता है, पाकिस्तान, इंडिया इधर के बच्चे ले लेते हैं सीजीपीए। और जी जी अब्रॉड आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। ये फिर बता रहा हूँ, लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल आसान है। आप खुद सर्च जितनी कर सकते हैं करें और ईज़िली एडमिशन होता है। ये सिर्फ बनाया हुआ है कि पैसे लगेंगे, इतना लगेगा हमने। हाँ, इन टर्म्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो रिक्वायरमेंट एम्बेसी की होती है, वो पूरी करनी होती है। वो आप पूरी करेंगे तो वीज़ा कोई कंट्री नहीं रोकता आपका। इवन इटली भी आपको वीज़ा देता है, लेकिन अगर आप फोर्स डॉक्यूमेंट ना लगाएं। हम वहाँ पे जब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना तो हम जाली एफिडेविट्स लगा देते हैं। अगर हम ये सोच सकते हैं कि जाली एफिडेविट लगा के हम उसको झांसा दे लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो स्पेशल आया इसलिए होता है कि हमारी चोरियाँ पकड़ने के लिए जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको डेलीगेट्स इसीलिए आते हैं, उनको इसी मिशन पर लगाया होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल लाजमी एग्जैक्टली। ध्यान किया करें, बस ये चीज़ है। और होपफुली फिर दोबारा अगर कभी टाइम मिला तो फिर दोबारा कभी सेशन में हम ज्वाइन कर लेंगे। और भी मैं फ्रेंड्स हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। मेरा दोस्त स्वीडन में भी है, अगर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनको भी हम नेक्स्ट सेशन में किसी में ऐड करवा लेंगे। ठीक हो गया। और अच्छा आपने जी जी हाँ जी जी, बोलें बोलें, आप बोलें। आपने एक बात कही, उसमें से मेरे जहन में एक और सवाल आ गया। वो ये कि स्टडी गैप जो होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स के उसमें स्टडी गैप आ जाता है, तो इसके हवाले से क्या वहाँ पे जो है वो सिस्टम है कि आप स्टडी गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है या कोई ख़ास उसकी कंसिडरेशन नहीं होती उसमें? अच्छा, चेक रिपब्लिक का अगर मैं बताऊं तो इधर स्टडी गैप का कोई इशू नहीं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। बस वो ड्यूरिंग वीज़ा इंटरव्यू, क्योंकि ये 45 to 50 मिनट्स का होता है, उसमें पूछते हैं कि इस दौरान आपने क्या किया, तो आप कुछ भी उनको बता सकते हो। इनकी एम्बेसी इसलिए अच्छी है कि ये आपसे कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। वो कहते हैं ये यूनिवर्सिटी का काम है, उन्होंने एडमिशन आपको दे दिया है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है। वो आपसे एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ इनकी जो वीज़ा चेक लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से 2 यूनिवर्सिटी आपको खुद भेजती है, एक अकोमोडेशन और एक एडमिट कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज़, वो आपके घर के एड्रेस पे भेजती है। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वीज़ा फॉर्म हो गया, आपकी पिक्चर्स होगी, पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा और उसकी ट्रांसलेशन, बस। इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं इनको चाहिए। ग्रेट, एम्बेसी को अगर आप बहुत-बहुत देते भी शुक्रिया। हो, जी, हाँ, देते जी, भी हो जी, एम्बेसी को शायद तो वापस कर देते हैं, वो वापस कर देते हैं आपको। तो आना मुश्किल अच्छा। नहीं है, लेकिन ये कि मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी। आपको टाइम लगाना चाहिए। अगर आप टाइम ही नहीं लगाओगे तो फिर आप कैसे आओगे? थोड़ा-सा सर्च तो आपको एग्ज़ैक्टली। करना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। और गाइज़ ये हमारा आज का वेबिनार था जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ किया, द टॉपिक ऑफ स्टडी एंड स्कॉलरशिप्स इन चेक रिपब्लिक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और मज़ीद अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं, और फिर वही क्वेश्चन हम जो है वो शाज़िब भाई से पूछ के हम आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। वंस अगेन